हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकार जॉब न्यूज़। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस करंट अफेयर्स वीडियो में, जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस विदेशी महिला प्राइम मिनिस्टर की जो बुक है उसकी प्रस्तावना लिखी है, चर्चा करेंगे उस पर। जेनजी ने एक और देश में तख्ता पलट कर दिया है, हिंद महासागर में ये द्वीपीय देश है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे। भारत और भूटान के बीच में पहली बार रेल लिंक परियोजना जो है वो शुरू की गई है, ऐलान किया गया है। तो कहाँ से कहाँ तक होगी और किस किस शहरों को कनेक्ट करी, ये सब जानेंगे डिटेल में। और भी कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, सब पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। और हाँ, आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इसी शुभ अवसर पर ये आपकी जो डिमांड थी उस पर भी बैच आ गया है, ऑल इन वन बिहार बैच। इसमें बिहार के अभी जितने भी वैकेंसीज़ हैं, जैसे बिहार एसआई है, कांस्टेबल है, कांस्टेबल जो है वो मद्य निषेध वाला, इंटर स्तरीय है, सीजीएल है, एईडीओ है, स्टेनोग्राफर है, सहायक परिचर है। तो इन सब का कंबाइंड एक बैच बना दिया गया है। अगर आप चाहें अलग अलग बैच लेना तो वो भी ले सकते हैं। बिहार दरोगा का अलग से भी मिल जाएगा, एईडीओ का अलग से भी मिल जाएगा। तो ये पूरे सभी विषयों का भी एक बैच है और बहुत मामूली सा प्राइस है इसका, और फ्री में इसके साथ करंट अफेयर्स का मेंबरशिप भी मिल रहा है आपके। ओके, तो ज्वाइन कर सकते हैं। शार्प लर्निंग ऐप पर बहुत सारे मैसेज आ रहे थे और यूट्यूब पर तो ढेर सारे मैसेज थे लगातार, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑल इन वन बिहार बैच तमाम एग्जामिनेशंस के लिए एक ही साथ। क्योंकि फॉर्म भरते हैं ना, कई सारे एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं आप लोग, मुझे पता है, आप लोग बताते हैं भी है मुझे। तो उसकी तैयारी भी ऐसी होनी चाहिए ना कि सारे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन हो सके, तो वो सब कराई जाएगी आपकी। ओके, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस विदेशी महिला प्रधानमंत्री के संस्मरण पुस्तक के भारतीय संस्करण के लिए प्रस्तावना लिखी है? आंसर क्या होगा? जॉर्जिया मेलोनी। कहाँ की ये प्राइम मिनिस्टर हैं? तो इटली की प्राइम मिनिस्टर। कहाँ की? इटली की। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसी बुक के ये फॉरवर्ड्स लिखा है, यानी प्रस्तावना लिखी। प्रस्तावना क्या होती है? किसी भी बुक की शुरुआत के जो कुछ चीज़ें लिखी होती है ना, कुछ एक आध पेज लिखा होता है उस बुक के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में, तो फिर वो है ये बुक, और उसी पर इन्होंने फॉरवर्ड्स लिखा है, यानी प्रस्तावना लिखा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। अच्छा, ये बुक का नाम क्या है? बुक का नाम यहाँ पर देख रहे हैं आप, आई एम जॉर्जिया, माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो ये पूरी दुनिया में काफ़ी बेस्ट सेलर के तौर पर बिकती है। अमेरिका में ये जो है बुक, उसका जो प्रस्तावना लिखी है वो राष्ट्रपति जो है ना डोनाल्ड ट्रंप, उनके बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, तो उन्होंने इसकी प्रस्तावना लिखी है जो अमेरिकी संस्करण में। और भारतीय संस्करण में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, तो उन दोनों ने ये लिखा है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या कहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस बुक के बारे में? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये जो बुक है वो जॉर्जिया मेलोनी की मन की बात है, और ये रेडियो प्रसारण के शीर्षक से ही प्रेरित है। इस बुक के बारे में भी कुछ चर्चा कर लें। मेलोनी की ये आत्मकथा है, 2021 में लिखी गई थी। ठीक है, तब वो इटली की विपक्ष की नेता थी, और बुक पहले से ही बेस्ट सेलर है, जैसे मैंने पहले बताया। 2022 में इटली की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी थी जॉर्जिया मेलोनी, और किताब में मेलोनी ने उस पूरे संघर्ष को लिखा है एक महिला होने के नाते। इसके अलावा इन्होंने पूरा जिक्र किया है, ठीक है, गर्भावस्था के दौरान जो राजनीतिक सक्रियता होती है, अविवाहित माँ की क्या परिस्थितियाँ होती हैं, इन सब को साझा किया है। और उन्होंने लिखा है कि कभी मैंने नहीं माना कि एक महिला को केवल महिला का ही प्रतिनिधित्व करना चाहिए और राजनीति में आना चाहिए। राजनीति बल्कि सभी के लिए है, सामान्य भलाई के लिए। ओके, तो ये जो है ना इम्पॉर्टेंट ये मुद्दा है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस बुक की प्रस्तावना में क्या लिखा है? फॉरवर्ड्स में लिखा क्या है? उन्होंने लिखा है कि मेलोनी की जिंदगी और नेतृत्व कालातीत सत्य को दर्शाती है। कहा कि प्राइम मिनिस्टर मेलोनी की जो प्रेरक और ऐतिहासिक यात्रा है वो भारतीयों के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। उनकी सांस्कृतिक विरासत और रक्षा, दुनिया के साथ जो समानता का आधार है, ये सब उनके मूल्यों को प्रतिबिंबित करती है। बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने लिखी हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें और बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अब उन्होंने उनके प्राइम मिनिस्टर की बुक का जो है वो प्रस्तावना लिखी है, उससे क्या असर होगा? दो असर है। एक तो भारत में इनकी किताब बिक जाएगी अच्छी खासी, और दूसरी ये बात होगी भारत और इटली के बीच में जो संबंध है वो और प्रगाढ़ होंगे, क्योंकि कि टॉप लेवल पर ये चीज़ें हो रही हैं। ओके, तो ये जो है ना वो महत्वपूर्ण बात रही। अब हम बात कर लें भारत और इटली के बारे में, उसके संबंध। एक बार मैप के ज़रिए इटली को भी दिखा देते हैं। प्यारा भारत है अपना, और इटली कहाँ है? इटली के बगल में कौन सा समुद्र है? मेडिटेरियन सी है, और यहाँ पर ये इटली देख रहे हैं आप। ओके, भारत और इटली के जो द्विपक्षीय संबंध हैं वो ऐतिहासिक रूप से बहुत मजबूत हैं। प्राचीन सभ्यता से आदान प्रदान है। अगर राजनयिक संबंध की बात करेंगे तो 1947 में स्थापित हुआ था, भारत जब आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से, उसके बाद से, और लगातार हम लोग दोनों देश जो है ना वो आगे बढ़ रहे हैं। ओके, विशेष रूप से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी दोनों का जो नेतृत्व है और दोनों के बीच में जो राजनीतिक साझेदारी है वो भी काफ़ी चर्चा में रहती है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड सवाल आ सकता है एग्जामिनेशन में, आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, ये सरकार के जो नुमाइंदे हैं तमाम एसएससी में, यूपीएससी में, आपको बीपीएससी में, या अलग अलग उसमें, चूँकि सरकार ज़्यादातर जगहों पर इनकी है बीजेपी की, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेपाल के बाद हिंद महासागर के किस द्वीपीय देश में जेएनजी के जबरदस्त प्रदर्शन के बाद वहाँ के राष्ट्रपति ने सरकार को भंग कर दिया? मतलब एक और तख्ता पलट हो गया है। तख्ता पलट मतलब सरकार को सत्ता से बेदखल कर देना, बिना चुनाव के, बिना कुछ के। ठीक है, एक बार बर्खास्त, जैसे नेपाल में हुआ था, जैसे बांग्लादेश में हुआ था। इसका आंसर क्या होगा? मेडागास्कर। ठीक है, और ये न्यूज़ देखिए द हिंदू में, मेडागास्कर प्रेसिडेंट डिसॉल्व गवर्नमेंट फॉलोइंग मैसिव प्रोटेस्ट, और ये इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जेएनजी प्रोटेस्ट हुआ, और उसके बाद ये स्थिति वहाँ पर हुई है, तख्ता पलट करने को मजबूर हो गए वहाँ के राष्ट्रपति। संयुक्त राष्ट्र ने इस पर कहा है, इस खबर में संयुक्त राष्ट्र का बयान भी जारी किया गया है ऑफिशियल। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इतना ज़बरदस्त प्रदर्शन था कि 22 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और बहुत सारे लोग 100-200 घायल हो गए। ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा जो प्रदर्शन हुआ, सरकार के हाथ से एक तरह से जनता जो है ना वो अलग हो गई। ठीक है, उसके बाद वहाँ के राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना, उन्होंने 29 सितंबर को सरकार का पतन कर दिया, विघटन कर दिया। ठीक है, तो ये जेएनजी का वहाँ पर आंदोलन चल रहा था, प्रदर्शन चल रहा था उस जगह पर। अब क्या डिमांड कर रहे थे जेएनजी, आखिर वहाँ क्यों इतने खफा थे? एक बार मैप के ज़रिए देखिए। प्यारा भारत है, और ये पूरा हिंद महासागर देख रहे हैं आप, और उसी में इस जगह पर ये क्या है? मेडागास्कर है। ठीक है, मेडागास्कर कभी मतलब करोड़ों अरबों साल पहले भारत जो है ना वो, भारतीय जो हिस्सा है वो मेडागास्कर से जुड़ा हुआ था, और फिर भारत जो है इंडियन प्लेट निकल के ऊपर गई, और फिर आगे उत्तर की ओर फिर हिमालय का निर्माण हुआ आगे। ठीक है, तो ये है मेडागास्कर, और यहीं पर क्या है कि बिजली, पानी की कटौती, बुनियादी सुविधाओं, इन सब की अनुपलब्धता है, ठीक से मिल नहीं रहा है। तो इससे क्या है, वहाँ की जनता बहुत गुस्से में थी। प्रदर्शनकारियों ने राजधानी, वहाँ की जो राजधानी है उसका नाम है एंटानानारिवो, तो वहाँ पर हिंसा की बहुत बुरी स्थिति कर दी। ठीक है, तो इन सब की वजह से वहाँ पर ये बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, और जिसका नतीजा हम लोग देख रहे हैं कि ये स्थिति है। भ्रष्टाचार वहाँ ज़बरदस्त है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, तो धीरे 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 जो है ना वो ट्रिगर पॉइंट बनता चला गया। तो वहाँ के जेएनजी ने आंदोलन करना शुरू कर दिया, और दुनिया भर में आप देखिए जेएनजी क्या ना अलग तरह का आंदोलन चल रहा है। नेपाल का देखा हमने, केन्या में भी चल रहा है। ठीक है, केन्या में भी चल रहा है। तो वो सब जो माहौल एक क्रिएट हुआ, और ये सब बहुत बड़े देश नहीं है, छोटे छोटे देश है, इसलिए वहाँ पर अगर कोई बड़ा प्रदर्शन होता है तो फिर उसका असर पूरा व्यापक हो जाता है। ठीक है, भारत तो बहुत विशाल देश है और बहुत ज़्यादा विविधता है यहाँ पर,
ओके, अगर एक जगह कुछ होता है तो फिर दूसरी जगह शांति रहती है। तो ये इतनी विविधता है, इस वजह से हम लोग एक भी हैं वर्षों से, ठीक है। तो ये स्थिति है, वहाँ पर राजनीतिक जो है ना वो असंतोष बहुत ज़्यादा फैल गया था और नतीजा हम लोग ये देख रहे हैं। ओके, तो मेडागास्कर है, इसकी राजधानी क्या है, एंटानानारिवो। मुद्रा यहाँ पर क्या चलती है, अरियारी। आबादी तकरीबन 3.19 करोड़ है, मात्र 3 करोड़ और 19 लाख। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन, विश्व नदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व नदी दिवस क्या होगा आंसर इसका? सितंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। और ये दिन क्या है 2025 में? 28 सितंबर को। और इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम रखी गई हमारी नदियाँ हमारा भविष्य, आवर रिवर आवर फ्यूचर, ठीक है। इस दिवस का मनाने का जो उद्देश्य है ना वो क्या है? नदियों का महत्व, उसके बारे में जागरूकता करना, पैदा करना, संरक्षण, पारिस्थितिकीय तंत्र यानी इकोलॉजी में, इकोसिस्टम में जो उसकी भूमिका है नदियों की, उसके बारे में जागरूकता करना, ठीक है। तो ये इस वजह से ये मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? शुरुआत हुई थी 2005 में कनाडाई पर्यावरणविद, उनका नाम है मार्क एंजोले, तो उन्होंने की थी। और वो संयुक्त राष्ट्र के जल दशक कार्यक्रम से वो ये पूरा दिवस प्रेरित है, ठीक है। महत्व है नदियों का पानी, एग्रीकल्चर, जैव विविधता, सांस्कृतिक मूल्य, ठीक है, कृषि, इन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, अब यहाँ पर जब हम विश्व नदी दिवस की बात कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स में हमें चर्चा जरूर करनी चाहिए कि नदी संरक्षण पर भारत सरकार की जो प्रमुख पहल है, प्रमुख योजनाएं हैं, वो सब क्या क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे क्या, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना यानी नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान है। ये 1985 में शुरू हुआ था ये वाला प्लान। कब? 1985 में। उद्देश्य यही था कि देश की जो प्रमुख नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, ठीक है, नर्मदा, इन सबको प्रदूषण से मुक्ति दिलाई जाए। और फिर देश भर में नदियों के किनारे जो शहर है वहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की गई थी, नदी तट की सफाई की गई थी, ठीक है। इस तरह से करीब 34 नदियों को ये कवर किया गया था इस तरीके से। अगला क्या है प्लान और योजना? वो है राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना यानी नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। ये 2002 में शुरू किया गया था। उद्देश्य यही था कि 30 लिंक किया जाए और 37 नदियों को जोड़ा जाए। ओके, और इससे 15,000 किलोमीटर लंबी नहरें बनाई जाए, 3,000 भंडारण बांध बनाए जाए, जलमार्ग बनाया जाए। और इसकी अनुमानित लागत उसमें जताई गई थी 5 से 10 लाख करोड़ रुपए। तो लेकिन मुख्य जो गतिविधि हुई है, बहुत लंबा समय लगा इसमें नदी जोड़ो अभियान में। पहली जो योजना थी वो केन बेतवा लिंक की योजना है, ठीक है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश उसकी मंजूरी मिली और 2025 में मतलब उस पर काम चल रहा है। 2025 में एक और नदी जोड़ो योजना हुई, उसकी शुरुआत हुई है कोसी मेची लिंक, वो बिहार में हुआ, उसको मंजूरी मिली है और उस पर काम अब शुरू हो गया है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्या है? राष्ट्रीय जल मिशन यानी नेशनल वाटर मिशन। ये कब शुरू हुआ था? 2011 में शुरू हुआ था और इसका उद्देश्य है जल संसाधन का सतत प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का समाधान करना। इसमें मुख्य तौर पर क्या किया था, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ना, उसकी यानी वर्षा जल संचय, इन सब का काम किया जाता है। इस सब पर काम किया जाता है। जल उपयोग दक्षता, मतलब हम पानी का उपयोग कम करें और लेकिन बेहतर ढंग से करें, ठीक है। बेसिन स्तर की प्रबंधन, नदियों के प्रवाह को बनाए रखना, इन सब पर ये काम होता है। ओके, चौथा है राष्ट्रीय जल संरक्षण योजना, ये नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, NPCA। अब ये कब शुरू हुआ था? 2013 में शुरू हुआ था। उद्देश्य यही था कि नदियों, झीलों और जलाशयों की जो इकोसिस्टम है उसका संरक्षण हो। ओके, तो प्रदूषण नियंत्रण हो, पानी की गुणवत्ता बेहतर हो और जलीय जो जैव विविधता है, इकोसिस्टम है, उसका संरक्षण हो सके। फिर आया निमामी गंगे, ये कब है? 2014 में। उद्देश्य ये था कि गंगा नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनका संरक्षण हो, उनका पुनरुद्धार हो। बहुत सारी ऐसी नदियां जो अब विलुप्त हो चुकी हैं उन सब को, मतलब जो गंगा से जुड़ी हुई हैं, उन सब का पुनरुद्धार हो। और इसके तहत क्या किया गया? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बड़े पैमाने पर लगाया गया, घाट विकसित किए गए,
जैव विविधता के संरक्षण के कार्यक्रम हुए, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण जागरूकता हुई और करीब 300 से ज़्यादा परियोजनाएं इसको लेकर स्वीकृत हुई हैं। छठी क्या है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं नदी से ही जुड़ा हुआ है। 2015 में इसको शुरू किया गया था। उद्देश्य यही है कि नदियों से जल का सतत उपयोग हो एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर की दक्षता में बेहतर में। ठीक है, ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई, इसके अलावा छोटी छोटी नदियों, उसके जल ग्रहण क्षेत्रों का प्रबंधन करना, ये सब चीज़ें हुई। सातवां क्या है? जल शक्ति अभियान, वो शुरू हुआ 2019 में। उद्देश्य ये था कि जल संरक्षण किया जाए, वर्षा जल का संचय बढ़ाया जाए, नदियों के स्रोतों का पुनरुद्धार किया जाए, फिर से उसको ठीक किया जाए जहाँ से स्रोत हैं। ओके, तो इसमें ये सब चीज़ें हुई थी। ओके, और अगला है क्या? जल जीवन मिशन, ये भी लॉन्च हुआ था 2019 में और इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में नल से जल की आपूर्ति करना और नदी और जल स्रोतों का संरक्षण करना, नदियों से भी पानी लेकर और गाँवों में, शहरों में बेहतर ढंग से ये सप्लाई करना। ओके, अगला क्या है? अटल भूजल योजना, ये 2019 में शुरू हुआ और भूजल संरक्षण को लेकर मेन था। हालांकि इसमें ये भी है कि नदियों के जो आधार प्रवाह है उसको मेंटेन करना, इन सब चीज़ों को भी देखा गया था। ओके, तो ये सब जो ना वो योजनाएं हैं महत्वपूर्ण, ये आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कभी ना कभी पूछ दिए जाएंगे और इससे जो चीज़ मैंने बताई है ना उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रश्न आ सकता है, क्योंकि आजकल पर्यावरण जो ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। पर्यावरण से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, पसंद आ रहा हो तो एक लाइक तो बनता है ना, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। एक और बात बता देना चाहता हूँ कि नवरात्र ऑफर चल रहा है और 75% तक छूट चल रही है बहुत सारे बैचेज में, तो लाभ उठा सकते हैं क्योंकि 1-2 दिन ही बचा हुआ है, उसके बाद ये ऑफ़र समाप्त हो जाएगा। तो शार्प लर्निंग ऐप पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और नई खबर ये है, फिर से बताऊं, कि ऑल इन वन बिहार बैच ये लॉन्च हो चुका है और तमाम जो बिहार की वैकेंसीज़ हैं उन सब के लिए कोर्सेज हैं, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप एक ही साथ। ओके, अलग अलग भी कोर्सेज हैं, अलग अलग भी ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ दरोगा का फॉर्म भर रहे हैं तो उसी का कर लीजिए, सिर्फ एडीओ का कर रहे हैं तो उसी का ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने कई सारे फॉर्म भरे हैं तो ये बैच आपके लिए है। बहुत ही मामूली सा प्राइस इसका रखा गया, प्राइस बढ़ जाए उससे पहले ये ले सकते हैं। और इसके साथ फ्री में करंट फोर्स की मेंबरशिप भी मिल जाएगी इसी के साथ अटैच की हुई। तो शार्प लर्निंग ऐप पर जाइए और ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने भारत भूटान की पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी है, तो इसके तहत भूटान के किन शहरों को भारतीय रेल लाइन से जोड़ा जाएगा? अब आंसर क्या होगा इसका? ये सारे जो शहर हैं ना ये सब भूटान के ही हैं। तो भूटान के हैं तो कौन है? आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर है आपका गेलेपू और सामसे। ठीक है, गेलेपू और सामसे। अभी गेलेपू से कई बार प्रश्न आ चुके हैं एग्जामिनेशंस में। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ये न्यूज़ देख लीजिए आप कि भारत जो है ना वो पहली बार भूटान के साथ क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक योजना पर काम कर रहा है। और उसके बारे में ऐलान किया गया सरकार के मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा कि ये लाइन बनाई जाएंगी। पहली जो लाइन होगी वो असम का जो कोकराझार एक जगह है वहाँ से गेलेपू भूटान का होगा। ठीक है, ये देख रहे हैं आप। और दूसरा क्या है? दूसरा है पश्चिम बंगाल का बनारहाट है एक जगह, वहाँ से लेकर और भूटान का जो समसे है वहाँ तक कनेक्ट किया जाएगा। तो ये लगभग टोटल जो ना 4033 करोड़ रुपए की ये पूरी की पूरी परियोजना है। ओके, ठीक है, तो 29 सितंबर को सरकार ने ये फैसला कर लिया है कि हम ये करेंगे। ओके, तो एक बार मैप के ज़रिए देखते हैं फिर आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। ओके, चलिए, ये प्यारा भारत है अपना और ये पड़ोसी हमारा भूटान है, ये भी प्यारा पड़ोसी है हमारा। और भूटान में आप देखेंगे ये भूटान हो गया, इस तरफ ये वाला जो हिस्सा है ना ये पश्चिम बंगाल है, और इधर वाला जो हिस्सा देख रहे हैं यहाँ वाला, ये यहाँ से इस तरफ ये क्या है? असम का हिस्सा है। ठीक है, तो इसको कनेक्ट कैसे किया जाएगा? एक तो यहाँ से यहाँ कनेक्ट किया जाएगा,
और दूसरा यहाँ से यहाँ कनेक्ट किया जाएगा। ये दो कनेक्टिविटी ये की जाएगी। इसको इस ढंग से भी देख सकते हैं आप, भूटान है इधर, ये पश्चिम बंगाल है और ये असम है, ठीक है। तो ये दोनों जो कनेक्शन है ये दोनों किए जा रहे हैं। हालांकि इस प्रोजेक्ट के को लेकर फैसला जो है ना वो मार्च 2024 में ही हो गया था, जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भूटान की यात्रा पर गए थे और वहाँ पर MOU साइन हुआ था। तो ये जो दोनों लाइन है ना इलेक्ट्रीफाइड होंगी, यानी बिजली से चलेंगी, आधुनिक ट्रेनें होंगी यहाँ पर, वंदे भारत, इसके अलावा मालगाड़ी होंगी ढेर सारी इम्पॉर्टेंट। ये परियोजनाएँ बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भूटान का जो गेलेफू है, ये वाला जो जगह है, या फिर कहीं इस जगह पर जो गेलेफू है, वो उसको भूटान की सरकार जो ना माइंडफुलनेस सिटी के तौर पर डेवलप कर रही है। और इधर जो एक सिटी है उसका नाम क्या है, सम्पसे, क्या है, सम्पसे, उसको औद्योगिक शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो दोनों शहर जो है ना वो भारत से कनेक्ट हो जाएंगे। इसका फ़ायदा कई सारी चीज़ों का होगा। एक बार हम इन प्रोजेक्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला प्रोजेक्ट क्या है, ये असम का कोकराझार से लेकर गेलेपू भूटान, लंबाई 69 किलोमीटर है, भारत में 66.66 किलोमीटर है, भूटान में 2.32 किलोमीटर है। लागत आप देख रहे हैं 4 साल में ये बन जाएगा। महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण ये भी है कि गेलेपू जो है वो माइंडफुलनेस सिटी के तौर पर विकसित किया जा रहा है, जो भूटान का एक विजनरी प्रोजेक्ट है। ओके, दूसरा प्रोजेक्ट क्या है, बर्नहाल, ये पश्चिम बंगाल से, भूटान का सम्प से, और ये जो टोटल लंबाई है ना 20 किलोमीटर की होगी। भारतीय भाग में 17.12 किलोमीटर और भूटानी भाग में 2.13 किलोमीटर होगा। और इसकी लागत कम है क्योंकि कम जो है ना वो दूरी है, और निर्माण की अवधि 3 साल में ये बना दिए जाएंगे इस तरीके से। ओके, तो ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये दोनों कनेक्ट किया जाएगा। देखिए पूरे हैं हमारे जो बहुत सारे पड़ोसी हैं, उसमें से सिर्फ एक ही पड़ोसी है जिससे हमारा रेल लिंक है अभी तक, वो कौन है, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश से हम रेल लिंक करते हैं, एक्टिव है। पाकिस्तान के साथ भी है लेकिन वो सब कुछ रुका हुआ है क्योंकि पाकिस्तान जो है ना वो अलग अलग समय में शरारत और आतंकी गतिविधियाँ ये सब करता रहता है, तो इस वजह से वहाँ रुका हुआ है। लेकिन अभी केवल एक्टिव के तौर पर बांग्लादेश से ही हम एक्टिव हैं, रेल कनेक्ट के तौर पर अगर हम पड़ोसी देश की बात करेंगे तो। ओके, और अब हम भूटान से जो जुड़ने जा रहे हैं, अब हम लोग एक चर्चा कर लेते हैं, चूँकि इससे रिलेटेड सवाल एग्जामिनेशन में होते हैं। गेलेपू के बारे में चर्चा कर लेते हैं, कुछ पॉइंट्स। तो हाँ, गेलेपू जो ना वो एक खास तरह का शहर बनाया जा रहा है उसको। भूटान के राजा हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, तो उन्हीं के द्वारा एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बनाया जा रहा है, उसका नाम रखा गया है माइंडफुलनेस सिटी के तौर पर। और ये भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना और ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस उसका हिस्सा है। तो ये जो चीज़ है ना वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना और ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस भूटान का, उसके तहत ये योजना है। और इसमें यह है कि 1000 वर्ग किलोमीटर में फैला रहेगा और ये रीजनरेटिव सिटी के तौर पे इसको डिज़ाइन किया जा रहा है। यहाँ पर प्रकृति, संस्कृति और आधुनिक विकास इन सब का मिश्रण होगा। ये इकोनॉमिक हब भी बनेगा जो साउथ एशिया में, जो साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट भी करेगा इस तरीके से, ठीक है। तो 2 संरक्षित क्षेत्र यहाँ पर हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और कई सारी चीज़ें यहाँ पर की जाएंगे। एक और शहर है सम्प से जिसको कनेक्ट किया जाएगा, और ये क्या है, ये भूटान का औद्योगिक शहर के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। और वहाँ से भारत को डोलोमाइट, फेरो सिलिकॉन, कार्ज, स्टोन चिप्स जैसे चीज़ें वहाँ से आयात होती हैं, भारत आयात करता है उस जगह से। तो रेल कनेक्टिविटी रहेगी तो फिर सस्ते में सामान आ सकेगा। और ऑलरेडी इसको जो है ना वो भूटान उसको डेवलप कर रहा है बेहतरीन ढंग से यहाँ पर, इसको औद्योगिक सिटी के तौर पर। ओके, अब ये महत्वपूर्ण सवाल होगा कि इस पूरे प्रोजेक्ट से क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या चीज़ें होंगी। एक तो आर्थिक पहल ये होगा बेहतरीन कि भूटान जो है ना उस देश का सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो भारत है। मतलब भूटान जो है ना वो सबसे ज़्यादा व्यापार किससे करता है, भारत से करता है। भारत का मतलब भूटान का जो 80% जो व्यापार है वो भारत से होता है। और रेल से जब ढुलाई होगी तो
फिर सड़क की तुलना में ये सस्ता होगा, व्यापार जो है वो बढ़ेगा। यहाँ एक और पॉइंट उठता है, क्या है स्ट्रैटेजिक, क्या महत्व है, स्ट्रैटेजिक महत्व क्या है, यानी सामरिक महत्व क्या है। देखिए ये स्पेशल रेलवे का स्पेशल प्रोजेक्ट के तौर पर इसको देखा गया है और राष्ट्रीय सुरक्षा, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, भूटान को इससे फ़ायदा बहुत बड़ा क्या होगा, भारत की जो 1.5 लाख किलोमीटर के जो रेल नेटवर्क है उससे कनेक्टिविटी बेहतर ढंग से मिल जाएगी। दूसरी कनेक्टिविटी क्या मिलेगी बेहतर ढंग से, कि चीन के नज़दीक आए बिना भारत से ही उसके व्यापार बेहतर हो सकेंगे। उसका जो भी आयात होता है ना भारत के अलावा दुनिया के देशों से, या वो निर्यात भी करता है दुनिया के देशों में, तो वो भारत से होकर ही सामान जाता है। भारत और से जो है वो पश्चिम बंगाल के पोर्ट में कनेक्ट होता है, फिर वहाँ से जाता है, या फिर अगर भूटान से कुछ बाहर भेजना है तो वो सीधा चला गया कहाँ पर, वो दिल्ली एयरपोर्ट पर चला जाता है, वहाँ से कनेक्ट हो जाता है। इस तरीके से ये भूटान के जो सामान है उसके विदेश में भी जाने का माध्यम भारत है, और इससे क्षेत्रीय जो कनेक्टिविटी वो मजबूत हो रही है। चीन के प्रभाव को एक तरह से हम काउंटर कर रहे हैं इसके ज़रिए। ठीक है, ट्रेड, टूरिज्म, कल्चर, उन सब का एक्सचेंज ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और भारत और भूटान के जो संबंध है वो और मजबूत होंगे। ओके, म्यांमार और बांग्लादेश में जो चुनौती हुई है उसके बाद भारत की जो ये कनेक्टिविटी स्ट्रेटजी का ये हिस्सा है। ठीक है, बांग्लादेश में भारत विरोधी अभी वहाँ पर माहौल बना हुआ है। म्यांमार में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ वहाँ पर कू हो गया, यानी सैन्य तख्ता पलट हुआ, उसके बाद से जो म्यांमार की स्थिति गड़बड़ है। तो ऐसे में हम भूटान से जो बेहतरीन कनेक्टिविटी करने जा रहे हैं ये बहुत ही बेहतर है, और हमारे जो पूरे एरिया में हमें सबसे मतलब दोस्त बनाए रखने हैं और उसके लिए ये सब ज़रूरी है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इससे रिलेटेड कई प्रश्न भी बन सकते हैं, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, इन सब के लेवल के लेकर, इसको हम बाद में कराएंगे। ठीक है, इस वीडियो के आखिरी हिस्से में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? ये दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है 29 सितंबर को। ठीक है, और इस बार की थीम क्या है? डोंट मिस अ बीट। हिंदी में क्या कहेंगे? एक भी पल ना चूकें। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, हार्ट की बात हो रही है, अगर हार्ट अटैक आता है तो एक पल भी नहीं चूकना है, सीपीआर देना है बहुत जल्दी से, फिर डॉक्टर को से कांटेक्ट करना है, व्यक्ति की जान बचानी है। कि आज क्या है, युवाओं में भी हार्ट अटैक के मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और ऐसे वक्त में अगर सीपीआर वक्त पे दे दिया जाए, एक भी पल ना चूका जाए, तो जान बचाई जा सकती है। इसी सोच को लेकर ये थीम रखा गया। ये दिन वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन उसी के द्वारा ये घोषित है, और ख़ास तौर पर जो हार्ट स्ट्रोक आता है, हार्ट डिजीज़ है, उन सब से बचने के लिए किस तरह से जीवन शैली बेहतर कर सकते हैं, इन सब की चीज़ों की बात है। कुछ तथ्य रख रहे हैं यहाँ पर हार्ट डे पर। हार्वर्ड, जैसे ये मैं बताने जा रहा हूँ वो इंडियन एक्सप्रेस से मैंने निकाला है कंटेंट। ओके, तो इंडियन एक्सप्रेस ने इस पर विशेष एक आर्टिकल छापा है, उसमें लिखा है उसने कि हार्वर्ड हेल्थ के अनुसार हृदय औसत जीवन काल में लगभग 2.5 अरब बार धड़कता है, और उसकी वजह से शरीर के अलग अलग हिस्सों में लाखों गैलन पानी जो ब्लड है वो पहुंचता है। और द लैंसेट ने एक जो रिसर्च मैगजीन है उसका ये कहना है कि भारत में हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड जो मृत्यु है और विकलांगता है वो बहुत प्रमुख कारण होता जा रहा है तमाम मृत्यु में से। ठीक है, महामारी की जैसी कि मतलब जोखिम की स्थिति सी दिख रही है, क्योंकि कम उम्र में ये हार्ट डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और उस पर डेथ हो रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ उसकी जो 2014 की रिपोर्ट है उसमें ये अनुमान लगाया गया कि 2012 से 2030 के बीच में हृदय रोग के कारण भारत को लगभग $2.17 ट्रिलियन से अधिक का आर्थिक नुकसान हो सकता है। ठीक है, अब हार्ट क्या है? हार्ट जो है ना वो क्या है? मस्कुलर ऑर्गन है, वो आपके पूरे शरीर में ब्लड को पंप करता है और उसी के ज़रिए ऑक्सीजन वो और पोषक तत्व जो है ना वो पहुँच पाते हैं अलग अलग शरीर के अंगों में, सेल्स में। ये बहुत महत्वपूर्ण है ताकि अंग और जो हमारे उत्तक हैं, सेल्स हैं, वो सब बेहतरीन ढंग से काम कर सकें। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं महत्वपूर्ण। ये सब मैंने पीडीएफ में दिया है, पीडीएफ आप
ले सकते हैं। डेली का पीडीएफ फ्री होता है, बाकी वीकली, मंथली, क्वार्टरली और टेस्ट वगैरह वो पेड होते हैं, तो उसके लिए मेंबरशिप लेना होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंडिया बिजनेस ग्रुप यानी आईबीजी ने भारत ब्रिटेन संबंधों को प्रगाढ़ बनाने और भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए को कराने में जो महत्वपूर्ण भूमिका रही उसके लिए प्रतिष्ठित लिविंग ब्रिज सम्मान किसको दिया है? कौन है? आंसर होगा इसका कीर स्टारमर। ये ब्रिटेन या कहें यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो 23 सितंबर को लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और उसी में यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर, उनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये अवार्ड जो है इंडिया बिजनेस ग्रुप है वहाँ पर उसी के द्वारा हर साल दिया जाता है अलग अलग गणमान्य व्यक्तियों को। कई बार भारतीय उद्योगपतियों को मिल चुका है ये अवार्ड। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश को फाइनल मैच में हराकर 7वां सैफ अंडर 17 फुटबॉल खिताब जीत लिया? आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश को हराकर 7वां जीता है। 27 सितंबर को भारत ने बांग्लादेश को हराया और ये जो है ना वो इम्पॉर्टेंट रहा। ओके, कहाँ पर यह आयोजन हुआ फाइनल मैच? तो कोलंबो में हुआ, श्रीलंका में ये आयोजन किया गया था। ठीक है, 7वां खिताब भारत ने जीत लिया है। और ये न्यूज़ भी देख रहे हैं द हिंदू का जो स्टार स्पोर्ट्स है उसी में और हमारे टीम के खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन, यूनिसेफ ने किस संगठन के साथ मिलकर आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के दौरान प्रॉमिस टू चिल्ड्रन डिजिटल अभियान शुरू किया? आंसर का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने ये पूरा अभियान जो है ना वो शुरू किया है और इसके ज़रिए क्या होगा? इसके ज़रिए क्रिकेट को लेकर जो महिलाओं में है उस सब की जागरूकता वगैरह को बढ़ावा देने का पूरा प्लान ये है। ठीक है, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी हो बच्चों में, इसके लिए ये जो है ना वो अभियान चलाया जा रहा है। और इसके लिए जो प्रमुख चेहरा है भारत में वो बॉलीवुड एक्टर और यूनिसेफ के जो राजदूत हैं आयुष्मान खुराना वो हैं। इसके अलावा जो इंडियन महिला क्रिकेट टीम की जो उप कप्तान है स्मृति मंधाना वो भी इस पहल को समर्थन करती हैं और एक्टिव रहती हैं। ठीक है, तो प्रॉमिस टू चिल्ड्रन ये अभियान है और यही है इसका मकसद कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, खेल के भी समान अवसर मिले, स्वास्थ्य सेवा मिल सके, पोषण मिल सके, सुरक्षित जल मिल सके, ये सब चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप 2025 के महिलाओं के कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा में खिलाड़ी शीतल देवी ने कौन सा मेडल जीता है? अब यहाँ पर दो चीज़ें दिख रही हैं आपको। महिलाओं की कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा मतलब निजी स्पर्धा, इसमें शीतल देवी ने, देखिए शीतल देवी ने ना कई मेडल प्राप्त किए हैं, तो इसमें कंपाउंड व्यक्तिगत श्रेणी में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। ठीक है, और इनकी तो मतलब गजब का आप देख सकते हैं आत्मविश्वास। इन्हें एक खास तरह की बीमारी है और उसकी वजह से क्या है ना दोनों हाथ नहीं, तो आप देख रहे हैं ना ये जो तीर चला रही हैं ये पैर से चला रही हैं और इस तरीके से मुंह से कंधे में ऐसे लगा के और तब वो चला रही हैं और गोल्ड मेडल जीता इन्होंने। ओके, तो ये क्या है ना ये पैरा चैम्पियनशिप है, इसमें दिव्यांग खिलाड़ी खेलते हैं। ओके, तो ये कहाँ पर आयोजन किया गया? दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में ये आयोजन किया गया था। सितंबर में हुआ है ये आयोजन और गोल्ड मेडल जीता है शीतल देवी ने। ओके, इसके अलावा और भी है, सिल्वर मेडल जीता है कंपाउंड मिक्स्ड टीम ओपन में शीतल देवी और टोमन कुमार, मतलब शीतल देवी ने इनके साथ मिलकर सिल्वर भी जीता। और फिर हम देखेंगे महिला कंपाउंड ओपन टीम में शीतल देवी और सरिता ने सिल्वर मेडल जीता है। तो ये तीन जो है ना वो मेडल एक तरह से उन्होंने प्राप्त किए हैं, लेकिन ये व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल इन्होंने जीत लिया है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। विश्व गर्भ निरोध दिवस कब मनाया जाता है? आंसर क्या होगा इसका? 26 सितंबर को। और इस बार की थीम क्या है? थीम है सभी के लिए एक विकल्प, एजेंसी इरादा पहुंच। ये है इस बार की थीम। ओके, विश्व गर्भ निरोधक दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, लेकिन वो जो पिछला प्रश्न था ना उसका हम आपको आंसर बताते हैं। ये जो हम लोग क्या बात कर रहे थे, इस टॉपिक पे बात कर रहे थे, भारत और भूटान के बीच में जो रेल संपर्क परियोजना है उसको मंजूरी दी गई है और इन दो शहरों से भारत के लिए रेल कनेक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी।
अब इसमें क्या है, इसमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन या फिर स्टेट पीसीएस का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसके लिए हम लोग ये क्वेश्चन बना सकते हैं। और ये क्वेश्चन मेरे बगल में आप देख रहे हैं, ये रहा। अब इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए, ठीक है। मैंने आपको काफ़ी कुछ डिटेल में बताया है, तो अब आप इस प्रश्न को पढ़िए और फिर हम आपको इसका आंसर देते हैं, बताते हैं। पढ़ लिया होगा आपने, एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोकराझार गेल्फू रेल लाइन जो है ना भारत भूटान के बीच में बनने वाली पहली रेल लिंक है। हाँ, ये पहली है, ये भी है और एक और है। अगला क्या है, कोकराझार असम के बोडोलैंड क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, ये भी सही है। अब बोडोलैंड कहाँ से आ गया मैं अभी बताऊंगा आपको। गेल्फू भूटान का एक प्रमुख सीमावर्ती नगर है, ये भी जो है ना वो सही है। तो इसका मतलब क्या होगा, 1, 2, 3 ये सही है। अब ये बोडोलैंड क्या है, बोडोलैंड का मतलब क्या हुआ, एक बार मैप के ज़रिए हम आपको दिखाते हैं बोडोलैंड के बारे में। ठीक है, प्यारा भारत है और इधर भूटान है और ये असम है। ठीक है, तो इसका ना लगभग ये असम का हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका लगभग ये वाला हिस्सा, ये बोडो जनजाति के लोग रहते हैं और इसको बोडोलैंड कहा जाता है। और यहाँ पर कुछ स्वायत्तता भी दी हुई है भारत सरकार ने इनके लोगों को, चुनाव वगैरह के लिए, स्थानीय जो है वो प्रशासन के लिए। ये सरकार तो है राज्य में, लेकिन यहाँ पर स्वायत्तता भी दी गई है, तो ये बोडोलैंड कहेंगे हम इसको। ओके, तो ये जो सवाल था ये वाला, तो बोडोलैंड क्षेत्र में भी स्थित है कोकराझार। ओके, और अब देख लेते हैं कि मेंस में क्या किस तरह के प्रश्न आएंगे आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में। तो ये देखिए, ये जो टॉपिक है ना वो जीएस पेपर 2 जो इंटरनेशनल रिलेशन है उससे भी रिलेटेड है, जो कि भारत भूटान संबंध, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और चीन के साथ बॉर्डर इशू, इन सब चीज़ों पर कुछ रिलेटेड है। और जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है, जिसमें इकॉनमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट, इकोनॉमिक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों से कनेक्ट हो सकता है। तो इस तरह से सवाल हो सकते हैं आपके। गेलेपू माइंडफुलनेस सिटी और साम्से जो औद्योगिक हब के विकास में कोकराझार, गेलेपू और बर्नाहट साम्से जो रेल प्रोजेक्ट है उसकी भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। यह भारत के नेबरहुड फर्स्ट नीति को कैसे प्रभावित करता है। तो इसके बारे में बताना है। ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो जो पीडीएफ में दिया है मैंने, उससे रिलेटेड चीज़ें आप लिख सकते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें भी महत्वपूर्ण हैं। और आपको बताऊं कि बीपीएससी का के मेंस के लिए आंसर राइटिंग क्लासेस चल रहे हैं, बैच चल रहा है बहुत शानदार ढंग से, और तमाम स्टूडेंट जो है ना वो अपने अपने पूरे राइटअप लिख के भेजते हैं। बताया जाता है कि इस पर ऐसे सवाल बनेंगे और क्वेश्चन दिया जाता है, फिर वो पीडीएफ भेजते हैं हमारे पास और फिर पीडीएफ पर चर्चा की जाती है। ओके, और इस संडे को स्पेशल क्लासेस भी होने वाले हैं उन सब के लिए, और वो लाइव होगा, गूगल मीट के ज़रिए भी करेंगे हम लोग, पूरी टीम करेगी। ओके, तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।